नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी इस सीरीज में देख रहे हैं ईएसआई रूल्स को। हमने एक्ट कंप्लीट किया है और अभी देख रहे हैं ईएसआई रूल्स। रूल्स में हमने चैप्टर वाइज 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट किया है, 3 एंड 3A को भी। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 को। यह चैप्टर 4 रूल 21 टू रूल 30 तक का प्रावधान करता है। अब हम देखते हैं रूल 21 से 30 तक में क्या क्या दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है रूल 21। रूल 21 क्या कहता है? बैंक और बैंक्स फॉर डिपॉजिटिंग द फंड। जैसा कि आपको पता है ईएसआई का जो फंड होता है जिसमें कि ईएसआई के रुपए आते हैं, तो यह फंड किस बैंक या बैंक्स में डिपॉजिट किए जाएंगे। देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला है फंड रिसिप्ट एंड डिपॉजिट। इसके बारे में कहा गया है ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन के होंगे और वो ऑथोराइज होंगे, विल रिसीव ऑल मनी ड्यू टू द फंड, यानी फंड के लिए जो ड्यू अमाउंट है वो सब रिसीव करेंगे। कौन रिसीव करेंगे? ऑथोराइज ऑफिसर। किसके? कॉरपोरेशन के। द रिसीव्ड अमाउंट मस्ट बी एक्नोलेज्ड विथ हर रिसिप्ट एंड डिपॉजिटेड इन, यानी जो पैसे रिसीव होंगे वह एक्नॉलेज किए जाएंगे विथ रिसिप्ट और डिपॉजिट किए जाएंगे। वो पैसे कहाँ डिपॉजिट किए जाएंगे, इसके लिए क्या प्रावधान है? तो यह आरबीआई में डिपॉजिट किए जा सकते हैं, एसबीआई में किए जा सकते हैं, या फिर एसबीआई के सब्सिडियरीज में किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनलाइज्ड बैंक में भी किए जा सकते हैं। या नेक्स्ट है एनी शेड्यूल्ड बैंक ऑथोराइज्ड फॉर गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस, यानी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ बिजनेस करने के लिए कोई भी जो ऑथोराइज्ड है यानी शेड्यूल्ड बैंक है। अब ये शेड्यूल्ड बैंक कौन होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक का डेफिनेशन आरबीआई एक्ट में दिया गया है। तो ये थे जहां ईएसआई के फंड डिपॉजिट किए जा सकते हैं। बैंक कौन होंगे? बैंक्स कौन होंगे? डिपॉजिट कैसे होगा? फंड कौन रिसीव करेगा? ये सारी चीजें यहाँ थे। किसमें? रूल 21 में। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 21 में बैंक और बैंक से संबंधित डेफिनेशन दिए गए हैं। डेफिनेशन में क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक किसे कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं? ऑथोराइज्ड बैंक फॉर गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस। ये तीनों टर्म हमने पहले स्लाइड में देखे हैं। इस तीनों से का डेफिनेशन दिया गया है कि बैंक्स कौन कौन होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक किसे बोलते हैं? बैंक्स लिस्टेड, वो लिस्ट किए गए होंगे, लिस्टेड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट। बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर में जो भी बैंक लिस्टेड है उसे नेशनलाइज्ड बैंक कहा जाएगा। नेक्स्ट था शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक किसे बोलते हैं? बैंक्स इंक्लूडेड, वो बैंक जो इंक्लूड किए गए हैं। कहां पर? सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। यह इंपॉर्टेंट है। आरबीआई किस एक्ट के तहत बना था? तो 1934 के तहत बना था। और यह बैंक कब से ओपन हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक्ट कौन सा है? तो 34 का है। और उस एक्ट में जो सेकेंड शेड्यूल दिए गए हैं उसे ही शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड बैंक फॉर गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस, यानी बैंक्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी किसी बैंक को नोटिफाई करती है तो उसके साथ भी हमारा लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके और पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट है रिसिप्ट बुक। ये भी पीछे हमारा फर्स्ट स्लाइड में आया था। ये क्या होता है? द रिसिप्ट बुक इज मशीन नंबर्ड, यानी जो हमारे रिसिप्ट होते हैं उस पर मशीन से नंबर अंकित होते हैं। एंड मस्ट बी सिक्योरली केप्ट, यानी उसे सिक्योर रखा जाता है अंडर द कस्टडी। किसके कस्टडी में? फिनेंशियल कमिश्नर और अनदर ऑथराइज्ड ऑफिसर। यह किसके कस्टडी में होगा? या तो एफसी या फिर उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास। तो ये हमने देखे रूल 21 के 3 प्रावधान कौन कौन से। पहला था फंड एंड डिपॉजिट,
फंड एंड डिपॉजिट हमने देखे। फंड एंड डिपॉजिट में क्या था कि फंड कौन रिसीव करेंगे और डिपॉजिट कहाँ किए जाएंगे, किस किस बैंक में किए जाएंगे। सेकेंड पार्ट हमने देखा डेफिनेशन को हमने देखा कि नेशनलाइज बैंक किसे कहते हैं, शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ बिजनेस करने के लिए ऑथोराइज बैंक कौन होते हैं। तो हमने वो 2 देखे थे। और तीसरा था हमारा ये रिसिप्ट बुक किसे कहते हैं। इस तरीके से हमारा रूल 21 इन चीज़ों का प्रावधान करता है। अब हम देखते हैं रूल 22, प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग मनीज टू बैंक्स। प्रोसीजर क्या है, किस चीज़ के, मनी क्रेडिट होने के, कहाँ पर, बैंक में मनी क्रेडिट होने के प्रोसीजर की बात। डायरेक्ट क्रेडिट टू अप्रूव बैंक, जो क्रेडिट होंगे वो डायरेक्ट होंगे कहाँ पे, अप्रूव्ड बैंक में। ऑल मनीज पेएबल टू द कॉर्पोरेशन, यानी कॉर्पोरेशन को जो भी पैसे पेएबल हैं मस्ट बी क्रेडिटेड टू द अप्रूव्ड बैंक, अप्रूव्ड बैंक में ही क्रेडिट किए जाने चाहिए। फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर एनी पर्पस बिफोर डिपॉजिट, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई पैसे आने के बाद हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आने के बाद पहले उसे फंड में जाना होगा, फिर हम फंड से विड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट है मंथली बैंक स्टेटमेंट। मंथली जो बैंक स्टेटमेंट होंगे कि कॉरपोरेशन के अकाउंट में कितने पैसे आए या गए, उसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, बैंक्स मस्ट प्रोवाइड अ मंथली स्टेटमेंट डिटेलिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड। जैसा कि हमारे साथ भी होता है, हमारे सैलरी क्रेडिट हुए या उसमें से हमने जो निकाले उसका स्टेटमेंट होता है, सेम चीज यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट है द कॉर्पोरेशन और एन ऑथराइज ऑफिसर विल रिसीव एंड रिव्यू दीज स्टेटमेंट। जैसा हम भी उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं कि कितने पैसे हमारे पास आए, कहाँ से आए, कितने गए, कहाँ गए। ठीक उसी तरह यहाँ भी किया जाता है कॉर्पोरेशन के अकाउंट में। नेक्स्ट है द डायरेक्टर जनरल मस्ट एग्जामिन देम विद इन 2 months ऑफ द रिपोर्टेड पीरियड। जब भी वह रिपोर्टेड पीरियड होगा यानी जिस पीरियड का स्टेटमेंट होगा विद इन 2 month उसे एग्जामिन करेंगे। कौन करेंगे, डायरेक्टर जनरल। यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं कि इससे एग्जामिन कौन करता है, तो डायरेक्टर जनरल करते हैं। कब करेंगे, विद इन 2 month करेंगे। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं रूल 23। रूल 23 क्या कहता है, पर्पस एंड मैनर ऑफ पेमेंट आउट ऑफ द फंड। आउट ऑफ द फंड होने की कंडीशन में पर्पस या मैनर क्या होंगे। सबसे पहला यहाँ डिटेल दिया गया है ऑथोराइज ऑफिसर का। ओनली ऑफिसर्स, यानी कौन से ऑफिसर होंगे, केवल अप्रूव्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन यहाँ डील करते हैं, ऑथोराइज ऑफिसर किसके द्वारा ऑथोराइज किए जाते हैं, तो स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन होंगे डीजी के द्वारा अप्रूव्ड, एफसी के द्वारा अप्रूव्ड या फिर कॉरपोरेशन के द्वारा। लेकिन इसका सही आंसर है स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा जो अप्रूव्ड ऑफिसर्स हैं वही ऑथोराइज होंगे। क्या करेंगे, कैन ऑपरेट फंड अकाउंट, जो फंड अकाउंट होंगे उसे ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है चेक रिक्वायरमेंट। अब चेक की रिक्वायरमेंट कब है, पेमेंट्स मस्ट बी मेड वाया चेक साइंड बाय ऑथराइज ऑफिसर। ये तो आपको पता है कि जो भी ऑथराइज ऑफिसर होते हैं वो चेक पर साइन करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट लिमिट, अमाउंट ओवर 1000 रुपीज मस्ट बी पेड बाय चेक। 100 रुपये से ऊपर का जो अमाउंट होगा उसे चेक में पेमेंट करना अनिवार्य है। एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक सैलरी केसेस, सैलरी केसेस में कभी कभी कुछ अमाउंट होते हैं जो कि ईसीएस के थ्रू डायरेक्ट भी जाता है। नेक्स्ट है बजट कंप्लायंस। इसमें कहा गया है पेमेंट मस्ट अलाइन विथ द बजट अनलेस स्पेशली ऑथोराइज्ड। यदि कोई स्पेशल ऑथोराइज नहीं किया गया है तब तक जो पेमेंट होंगे वो किसके अलाइंड होंगे, अलाइंड विद द बजट। पेमेंट मस्ट अलाइंड विद द बजट। ये किसमें था, रूल 23 में है। नेक्स्ट है एसेंशियल पेमेंट। यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या, बेनिफिट्स एंड सैलरीज कैन नॉट बी विथहेल्ड, यानी किसी आईपीज का बेनिफिट या फिर सैलरी कैन नॉट बी विथहेल्ड, यानी रोका नहीं जा सकता है ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट यानी किसी बजट के बाधा के कारण
कभी भी सैलरी और बेनिफिट नहीं रोके जाएंगे। यह दोनों एसेंशियल पार्ट हैं। तो ये था हमारा रूल 23। रूल 23 में हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। क्या क्या? सबसे पहले ऑथोराइज ऑफिसर जो होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड होंगे। दूसरा, 100 रुपये से ऊपर के पेमेंट चेक के द्वारा किए जाएंगे। तीसरा, हमेशा जो पेमेंट होगा मस्ट अलाइंड विद द बजट। लास्ट पार्ट था एसेंशियल पेमेंट यानी बेनिफिट एंड सैलरीज, ये दोनों विथहेल्ड नहीं किए जाएंगे, रोके नहीं जाएंगे कभी भी बजट बाधा के कारण। नेक्स्ट देखते हैं रूल 23A। रूल 23A कहता है प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर हेल्थ ईटीसी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी हमारे आईपीज की बात है। आईपीज के हेल्थ से रिलेटेड जो प्रमोशन होगा उन्हें और एड ऑन जो दिया जाता है। द कॉर्पोरेशन में स्पेंड अप टू 300 करोड़ पर ईयर, यह अमाउंट लिमिट भी पूछा गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट पूछा गया था एग्जाम में आपके। यहाँ है फ्रॉम द ईएसआई फंड ऑन, किस चीज पर? हेल्थ पर, वेलफेयर पर, रिहैबिलिटेशन पर एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये 4 चीजें यहाँ कही गई है, हेल्थ पर, वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ आईपी। इनके लिए इन चारों चीजों पर ईयर डिपार्टमेंट 300 करोड़ तक का खर्च करेगी। ये था हमारा रूल 23A। यह लिमिट पूछा गया है इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रूल 24। रूल 24 क्या कहता है? सर्कमस्टांसेज इन विच चेक्स में बी ड्रॉन, कुछ परिस्थितियों की बात है जिस समय चेक विड्रॉन किए जा सकते हैं। नियम 24 क्या कहता है? उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है। कौन सी परिस्थिति? जिनमें चेक जारी किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नियम 23 के तहत, यानी जो हमने पीछे देखा है उसके अकॉर्डिंग अधिकृत व्यक्ति यानी ऑथोराइज व्यक्ति, जो कि मैंने चर्चा किया ऑथोराइज कौन होंगे, तो स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव्ड लोग होंगे। ऑथोराइज्ड व्यक्ति को चेक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राशि क्या हो? किसी ऐसे कार्य या उद्देश्य के लिए आवश्यक हो जिसे उचित प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत किया गया हो और जो वर्तमान बजट अनुदान के अंतर्गत हो। जो साइनिंग अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी को यह एश्योरेंस देना पड़ता है, यानी उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है कि यह ऐसे कार्य के लिए या उद्देश्य के लिए खर्च किए जा रहे हैं जिसका अप्रूवल उचित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है और वह वर्तमान बजट अनुदान के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट, धारा 28। धारा 28 के तहत निर्दिष्ट किसी भुगतान के लिए आवश्यक हो। अब आप हमारे पीछे वीडियोस देखे होंगे, तो धारा 28 सेक्शन 28 है, यह आपको पता होगा जो हमने डिस्कस किया था। धारा 28 क्या बात करता है? धारा 28 सेक्शन 28 जो था हमारा रिलेटेड था कि हमारा फंड कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, इससे रिलेटेड था। तो जहाँ जहाँ खर्च किए जाने का प्रावधान वहाँ दिया गया है, यदि उसके लिए आवश्यक हो तो, यानी आपने देखा कि सर्कमस्टांसेस की बात कि किस परिस्थिति में कोई ऑथोराइज ऑफिसर चेक इशू कर सकता है। तो पहला था कि क्या किसी ऐसे कार्य और उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जो कि उचित प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से एक्सेप्ट किया गया हो, अप्रूव किया गया हो और वह बजट के अंतर्गत हो। और थर्ड कि यह सेक्शन 28 में जो प्रावधान किए गए थे उसके लिए आवश्यक हो। तो ये था हमारा रूल 24। अब नेक्स्ट है रूल 25। रूल 25 क्या करता है? रूल 25 एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी के एक्विजिशन की। अब देखते हैं किसको ऑथोराइज किया गया है। द डायरेक्टर जनरल मे अक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यह पावर किसके पास है? एक्वायर करने का पावर क्या डीजी के पास है, आईसीपीएमडी के पास है? इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो यह डायरेक्टर जनरल को एम्पावर किया गया है। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर डायरेक्टर जनरल ही मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू रूल 29 एंड एनी कंडीशन सेट बाय द कॉर्पोरेशन। इस कंडीशन में डायरेक्टर जनरल
मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके एक्सेप्शन क्या क्या है। रिक्वायरिंग स्टैंडिंग कमिटीज सैंक्शन, यानी डायरेक्टर जनरल डायरेक्ट उसे एक्वायर नहीं करेंगे, उसके लिए सैंक्शन की आवश्यकता होगी, किसके, स्टैंडिंग कमिटी की। देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कभी भी जब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करना होगा, हम एक प्रॉपर्टी किसी को देंगे और दूसरी प्रॉपर्टी उससे हम लेंगे, ऐसे कंडीशन के लिए स्टैंडिंग कमिटी की सैंक्शन आवश्यकता है। एक्सेप्शन में ये है। नेक्स्ट है, लीजिंग प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स तक का पावर डीजी को है। 12 मंथ से अधिक टाइम पीरियड के लिए यदि प्रॉपर्टी कोई लीज पर लिए जाते हैं तो उसे स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, और बिक्वेस्ट यानी किसी के बसाहत, और प्रॉपर्टी विथ ऑब्लिगेशंस। तो ये थे कुछ एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को जब भी प्रोसेस किया जाएगा उसके लिए स्टैंडिंग कमिटी के सैंक्शन आवश्यक है। तो ये था हमारा रूल 25। नेक्स्ट रूल 26 देखते हैं। रूल 26 कहता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा। द डायरेक्टर जनरल मे सब्जेक्ट टू रूल 29 एंड कंडीशन सेट बाय द कॉर्पोरेशन। इसमें क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेल और एक्सचेंज। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे सेल करना हो या फिर एक्सचेंज करना हो, वैल्यूड अप टू 10,000 पर केस, और लीज मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अप टू 12 मंथ्स। आपने पीछे देखा 12 मंथ से ऊपर के लिए स्टैंडिंग कमिटी के सैंक्शन की आवश्यकता है, अप टू 12 मंथ के लिए डीजी इम्पावर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, with the standing committee's sanction, lease, sale, dispose of any movable or immovable property of the corporation. डायरेक्टर जनरल स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल से, उनके सैंक्शन से लीज, सेल, डिस्पोज किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। तो ये था 26। नेक्स्ट है 27। रूल 27, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर और रियलाइजेशन ऑफ द फंड। देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पहले फंड को इन्वेस्ट कहाँ किए जाएंगे। मनी नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेज, यानी जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, यदि इमीडिएटली हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तब क्या होगा, मे बी इन्वेस्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल विथ द स्टैंडिंग कमिटी अप्रूवल। जैसे हमारे पास यदि पैसे आ गए और उसे कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग उसे एफडी में, आरडी में ऐसे करके डाल देते हैं। सेम उसी तरीके से ईएसआई फंड के लिए भी है। इस फंड के लिए कहा गया है कि यदि हमें इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमने पीछे देखा था डीजी एंड एफसी वाले चैप्टर पर, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। इन्वेस्ट करने का जो रिकमेंडेशन होगा एफसी देगा, एफसी की तरफ से रिकमेंडेशन आएगा, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीजी है कि स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल से वह इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कहाँ कहाँ करेंगे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी डिपॉजिट रिसिप्ट। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 20A-D ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट इन आरबीआई, एसबीआई और इस सब्सिडियरीज, और अ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था। तो इन सारे बैंक्स में एफडी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी किए जा सकते हैं। तो आपसे यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्ट करने के लिए किसके अप्रूवल की ज़रूरत है, तो स्टैंडिंग कमिटी की। कौन कर सकता है, तो डीजी का पावर है। कहाँ कर सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी है, उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे। फिर फिक्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं, तो कहाँ किए जा सकते हैं, तो आरबीआई, एसबीआई या फिर उनके सब्सिडियरीज या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अधीन जो भी अप्रूव्ड है। तो ये था हमारा फंड इन्वेस्ट करने का कुछ प्रोसीजर। नेक्स्ट इसमें कुछ और देखते हैं, 27 का एक पार्ट और है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। फंड मनी कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन एनी अदर मैनर विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल। जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है वैसे जगह पर इसे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन और रियलाइजेशन।
Investment may be altered or liquidated as per sub rule 1 and 2. Next है, if this result in a loss, prior approval of the central government is required. यदि लॉस होता है तो प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है, अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड solely because the maturity value of a security is lower than its purchase price. तो ये कुछ कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और पार्ट है, गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है इस पर. द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्रोहिबिट इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, लैंड, बिल्डिंग्स etc. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पावर है कि वह इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि किसी चीज़ को डिसइन्वेस्ट करना हो या कहीं पर इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए भी. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट से इनकम होगा, उसके लिए क्या प्रावधान है. ऑल डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और अदर अर्निंग मस्ट बी क्रेडिटेड टू द फंड एज सुन एज रिसीव्ड. जैसे ही हमारे पास कहीं से डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, जो मनी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए हमें इंटरेस्ट मिलता है, या कोई अर्निंग होती है, उसे मस्ट बी क्रेडिटेड द फंड एज सुन एज रिसीव्ड. जितनी जल्दी हो सके उसे फंड में क्रेडिट करना आवश्यक होता है. नेक्स्ट 27 का एक पार्ट और है, एक्सपेंसेज एंड प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या एक्सपेंसेज या लॉसेज दोनों चार्ज टू द फंड, यानी फंड से लिए जाएंगे, कोई एक्सपेंसेज या लॉस. नेक्स्ट है प्रॉफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. यदि इन्वेस्टमेंट से हमें कोई प्रॉफिट होता है तो सेल्स क्या होगा, एक्यू टू द फंड, यानी जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ वो फंड में जाएगा और जो लॉस होगा वो फंड से निकाला जाएगा. ये बातें हैं. नेक्स्ट है अप्रूवल कंडीशंस. अप्रूवल कंडीशन क्या है, अप्रूवल्स फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट may be given with or without conditions, either generally or for specific cases. ये था अप्रूवल का प्रोसीजर. तो ये था हमारा रूल 27, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर, रियलाइजेशन ऑफ फंड इसी से संबंधित था. नेक्स्ट हम देखेंगे रूल 28. रूल 28 क्या कहता है. रूल 28 कहता है रेजिंग एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स. लोन ऑथराइजेशन क्या है, द कॉर्पोरेशन मे रेज लोन्स with a resolution from the standing committee and prior approval of the central government. दो चीज आपने देखा, एक तो प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टैंडिंग कमिटी के अप्रूवल से क्या किया जा सकता है, लोन रेज किया जा सकता है. नेक्स्ट, लोन्स में बी रेज्ड फॉर, किसके लिए किए जा सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इस दोनों चीज के लिए लोन रेज किए जाते हैं. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ अ प्रीवियसली रेज्ड लोन. नेक्स्ट, एनी अदर पर्पस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इन तीनों चीज़ों के लिए लोन लिए जा सकते हैं, लोन रेज किए जा सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट, सोर्स ऑफ लोन क्या होगा, कहाँ से लिए जाएंगे. लोन्स में भी ऑब्टेन फ्रॉम, हमने ऊपर पर्पस देखा, किस किस कार्य के लिए लिया जाएगा, किसके अप्रूवल से लिया जाएगा लोन. नेक्स्ट है कि अब कहाँ से लिए जाएंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट टर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से. नेक्स्ट, विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडियरीज और एनी अदर शेड्यूल बैंक, यानी बैंक्स वही होंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट. इन जगह से हम लोन ले सकते हैं. पर्पस क्या था, किसके अप्रूवल, पहले देखें कहाँ से ले सकते हैं, अभी हमने देखा रूल 28 में. अब देखते हैं मॉर्टगेजिंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया जा सकता है, वह है इफ अ लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक द कॉर्पोरेशन में मॉर्टगेज इट्स प्रॉपर्टी. यानी जैसे कॉमन लाइफ में हम लोग देखते हैं कि लोन के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया जाता है, सेम ईएसआईसी भी, कॉर्पोरेशन भी अपने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके बैंक से लोन उठा सकती है. नेक्स्ट है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल टू सिक्योर रीपेमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है. नेक्स्ट है लोन रिपेमेंट. लोन रिपेमेंट में क्या है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट मस्ट बी मेड एज एग्रीड, जैसा एग्री किया गया रहेगा वैसा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा. द कॉर्पोरेशन में रीपे लोन्स प्रिंसिपल इफ फंड्स आर अवेलेबल. नेक्स्ट है लोन का एक्सपेंडिचर. नो लोन एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज टू कैपिटल विदाउट प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन, ये एक्सपेंडिचर की बात है. नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्टिंग बाय 30 अप्रैल
Each year the corporation must submit a statement to the central government detailing loans raised and repayment made in the previous year. टाइमलाइन है 30 अप्रैल का। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले, ऑडिट का डेट पूछा गया था, ऑडिट का टाइम पीरियड, ये सब। तो 30 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है। क्या क्या करना होगा? कॉरपोरेशन को अपने लोन से रिलेटेड या रीपेमेंट से रिलेटेड जो सारे स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देने होते हैं। यह एनुअल रिपोर्टिंग है, हमें वार्षिक तौर पर रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब तक? बाय 30 अप्रैल। तो ये था रूल 28। रूल 28 क्या था? रेजिंग एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन की बात कहाँ की गई है? रूल 28 में की गई है। अब है रूल 29। रूल 29 कहता है प्रोसीजर फॉर एक्सक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अथॉरिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट। अथॉरिटी कौन क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? द कॉर्पोरेशन में इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटिंग द एक्ट। एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक्ट कौन से? ESI एक्ट। ESI एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कॉर्पोरेशन जरूर करेगी। ये था 29 का एक पार्ट ये भी है। हु कैन एक्सिक्यूट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी मेड बाय, किसके द्वारा? डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट है अ मेंबर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ कंडीशन के साथ ऑथोराइज ऑफिसर होंगे, किसके द्वारा? कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रायर सैंक्शन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 25 करोड़। 25 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए, किसके? स्टैंडिंग कमिटी की। तो इसमें जो मुख्य बात है ये है ऑथोरिटी कौन है और किसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है, और एक अमाउंट। यही 2-3 चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पेज में देखें तो सबसे पहला 25 करोड़ तक के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत कब है? 25 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के लिए, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाएगा? डायरेक्टर जनरल द्वारा किया जाएगा या फिर ऑथराइज ऑफिसर बाय द कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, बाइंडिंग नेचर एंड सील रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सिक्यूटेड इन अ लीगली बाइंडिंग मैनर। ये इंपॉर्टेंट है कि लीगली बाइंडिंग मैनर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग ₹1000 द कॉर्पोरेशंस कॉमन और ऑफिशियल सील मस्ट बी अफिक्स्ड। यह सील की बात है, जो स्टैंप लगेगा वह यहाँ आवश्यक होगा लगाना। अब लास्ट, इस सील से रिलेटेड लास्ट चैप्टर है इसका, रूल 30। रूल 30 यह लास्ट चैप्टर है, सील की बात करता है, जो कि 29 में मेंशन था। कस्टडी एंड यूज ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील का कस्टडी क्या होगा और यूज क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। द कॉमन सील ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी केप्ट बाय द डायरेक्टर जनरल। किसके द्वारा रखे जाएंगे? डायरेक्टर जनरल के द्वारा रखे जाएंगे। इट शैल ओनली बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल, यानी डायरेक्टर जनरल के सामने इसे अफिक्स किया जाएगा। और 2 स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स हु मस्ट साइन एज विटनेस। यहाँ विटनेस की भी जरूरत होगी, विटनेस के साइन की। तो ये था हमारा कस्टडी एंड यूज में। उसके 2 पार्ट और हैं, देख लेते हैं। ऑफिशियल सील फॉर अदर ऑफिसेज। द कॉर्पोरेशन मे हैव ऑफिशियल सील, ऑफिशियल सील भी होगा स्पेसिफाइड ऑफिसर्स विच विल बी अ फैसिमाइल ऑफ द कॉमन सील विद द ऑफिस नेम। ऑफिस नेम के साथ वो सील होंगे। नेक्स्ट है अफिक्सिंग द ऑफिशियल सील। द ऑफिशियल सील शैल ओनली बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, ठीक है, डेजिनेटेड बाय द स्टैंडिंग कमिटी। फिर यहाँ स्टैंडिंग कमिटी की बात है। आप एक चीज देख रहे होंगे, इन सारे चीजों को इंपावर करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि स्टैंडिंग कमिटी इन चीजों को के लिए ऑथराइज करती है ऑफिसर्स को। दीज ऑथराइज पर्सन्स मस्ट साइन एज विटनेस, विटनेस के तौर पर उन्हें साइन करना होता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा बाइंडिंग इफेक्ट क्या है? एनी इंस्ट्रूमेंट bearing the official seal shall have the same legal effect as if sealed with the common seal of the corporation। ये था हमारा बाइंडिंग इफेक्ट सील का। तो हमने आज देखा ओवरऑल क्या देखा? ओवरऑल हमने देखा कि रूल 21 से
स्टार्ट किया। रूल 30 तक हमने देखा। रूल 21 क्या था? सबसे पहले बैंक्स की बात कर रहा था। बैंक के साथ कौन कौन से बैंक होंगे, नेशनलाइज बैंक कौन होंगे, शेड्यूल्ड बैंक कौन होंगे, ऑथोराइज बैंक कौन होंगे, रिसिप्ट बुक क्या होगा, वो मशीन नंबर्ड होता है, उसके बारे में था। नेक्स्ट हमारा था रूल 22 में, जो कि प्रोसीजर क्या थे और उसके स्टेटमेंट को रिव्यू कौन करेंगे, तो डीजी करेंगे। कितने टाइम पीरियड में? तो 2 महीने के अंदर में। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा था? पर्पस क्या था, किस पर्पस से एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमने देखा यहाँ पर सेक्शन 28 के अधीन। उसके बाद हमने देखा इसमें कि चेक किस परिस्थिति में विड्रॉ किए जा सकते हैं, उसके कार्य और उद्देश्य कैसे होंगे, कैसे वो अप्रूव्ड होने चाहिए, ये सारा हमने देखा। इसके बाद देखा था एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें कि डीजी एम्पावर्ड होते हैं। उसके बाद हमने देखा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने देखा इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर या रियलाइजेशन ऑफ फंड हमने देखा, जिसमें कि कैसे इस पैसे को, जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट होते हैं, जो एक्सपेंस इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो जो आरबीआई, एसबीआई है, या फिर उसके सब्सिडियरीज बैंक्स में, या फिर ऑथोराइज्ड बैंक में। इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट था। फिर हमने देखा लोन भी रेज किया जा सकता है। किस काम के लिए? तो लैंड परचेज के लिए, या फिर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यदि लोन रेज किया जा सकता है तो अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल देने के बाद वह लोन कहाँ से लिए जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों का हमने डिटेल्ड ब्यौरा देखा। यह इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ से अच्छे से एग्जाम के लिए क्वेश्चन निकाल पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।